जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉली एडिनाइलेशन के बारे में। देखिए भाई, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो एमआरएनए होता है उस पे हम लोगों ने कैपिंग पढ़ ली है ना, जो कि एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। लेकिन यहाँ जब हम पॉली एडिनाइलेशन की बात कर रहे हैं तो ये 5' एंड पे तो कैपिंग हुआ था, लेकिन ये किस एंड पे होगा? 3' एंड पे। और पॉली एडिनाइलेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? एमआरएनए को। और क्या प्रोवाइड करता है? उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और ट्रांसलेशन के दौरान टर्मिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो आज हम जो पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि लास्ट में 3' एंड पे ए यूनिट ए एडिनाइल है ना, वो कैसे ऐड किया जाएगा। तो अगर एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें कि ये भी एक तरह का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि भाई ए ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। एडिनिल को बार बार ऐड किया जा रहा है 3' एंड पे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है उसमें जो कोडिंग रीजन है उसके 5' एंड पे भी और 3' एंड पे भी अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। मतलब ऐसे रीजन जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो इस रीजन में वो साइट खोजना जहाँ पे कि पॉलीएडिनाइलेशन होगा, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा, है ना। वो कैसे होगा? अगर हम प्रश्न करें कि पॉलीएडिनाइलेशन कहाँ करेंगे भाई, क्या एकदम 3' एंड पे करेंगे? नहीं, क्योंकि यूटीआर तो बहुत बड़ा सा है 3' यूटीआर। तो वहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और जब आप पॉलीएडिनाइलेशन पढ़ेंगे तो दो इवेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि एमआरएनए को क्लीव कर दिया जाएगा, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे। दूसरा है कि उसके बाद वहाँ एडिनिल ग्रुप ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स आने वाली हैं तो लगभग 20 तरह की ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इस प्रोसेस में अपना योगदान देती हैं। तो उसमें अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो बेसिकली 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, है ना। एक तो है कि हम अगर ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या मैमल के बारे में। आपको ये जो दिखाया गया है चार्ट यहाँ पे, इसको देखिए। इसमें आपको मेमेलियन फैक्टर भी दिखाए गए हैं राइट में, और लेफ्ट में आपको ईस्ट के भी फैक्टर्स दिखाए गए हैं या प्रोटीन्स दिखाए गए हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। जो आज का हमारा डिस्कशन होगा वो मेमेलियन सिस्टम के लिए होगा। तो देखिए, इसमें आपको 3 तरह के जो है प्रोटीन्स दिख रहे हैं जिनको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है भाई कि उस साइट को रिकॉग्नाइज करना जहाँ के बाद जो है पॉलीएडिनाइलेशन होना है। कहाँ से पॉलीएडिनाइलेशन होगा? तो उसको बोलते हैं मेमेलियन पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई, उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा एक है, उसको बोलते हैं क्लीवेज फैक्टर। क्लीवेज फैक्टर क्या करेगा? स्पेसिफिसिटी तो हो गई भाई कि यहाँ से क्लीवेज होना है इसके आगे से, लेकिन कहाँ से क्लीवेज होना है ना, और कहाँ क्लीवेज होगा, तो उसको डायरेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लीवेज फैक्टर्स। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका क्लीवेज फैक्टर, कि एक्चुअल में जो क्लीवेज करेगा, ठीक है। अब इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, 20 प्रोटीन या उससे ज़्यादा हैं, बहुत सारी प्रोटीन का फंक्शन हमें पता नहीं है। जिनका पता है उसको हम इस लेक्चर में समराइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेंट्रल रोल है एक प्रोटीन का जिसे कहते हैं पॉली एडिनिल पॉलीमरेज, पीएपी। आप देखिए मैमेलियंस का जो दिखाया गया है उसमें जो पहला ग्रुप है ना, पॉलीमरेज स्पेसिफिसिटी फैक्टर, उसमें देखिए नीचे लिखा है पीएपी, रेड से लिखा है। तो ये क्या है? पॉली एडिनिल पॉलीमरेज। यही क्या करेगा? एटीपी को यूज करके एडिनिल ग्रुप को ऐड करेगा। क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है इसीलिए एटीपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस में कि वन बाय वन कौन कौन से इवेंट होंगे और कैसे कैसे ये फैक्टर्स इन्वॉल्व। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका डीएनए टेम्पलेट है जिससे आरएनए बनना है,
ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसे ये स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 है ना, यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, किसकी भाई, एमआरएनए की। तो वो जो पॉलीमरेज होता है उसको वो होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। उसके साथ देखिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका नाम है TF2D, है ना। तो TF2D में जब आप देखेंगे तो TF2D है ना, इसका जब फॉस्फोराइलेशन होता है, कहाँ का फॉस्फोराइलेशन होगा, C टर्मिनल डोमेन का, तभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन इसका यही फंक्शन नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। इसके अलावे ये जो कैपिंग की मशीनरी है ना, 5 प्राइम कैपिंग हम पढ़ चुके हैं, और जो पॉली एडिनाइलेशन की मशीनरी है उसको भी रिक्रूट करता है कि आओ यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, उसकी कैपिंग करनी है और एडिनाइलेशन करना है। अब हम पॉली एडिनाइलेशन की अगर बात करें तो देखिए ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई गई है, ये क्या है, एमआरएनए है। ये क्या है भाई, एमआरएनए, ठीक है ना। इस एमआरएनए को ध्यान से देखिए तो ये इसका अब 3 प्राइम एंड निकलने वाला है बाहर, ठीक है ना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ सीक्वेंस हैं देखिए जो पाए जाते हैं, है ना, जो कि पॉली एडिनाइलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो अगर हम कहें कि ये क्लीवेज साइट है, ये क्या है भाई, जहाँ पे क्लीवेज होगा। हमने बताया आपको कि पॉली एडिनाइलेशन के दौरान 2 प्रक्रियाएं होंगी, एक को बोलते हैं क्लीवेज और दूसरा क्या होता है, पॉली एडिनिल ग्रुप्स। बहुत सारे एडिनिल ग्रुप्स इसके बाद ऐड कर दिए जाएंगे, CAAAAA ऐड होता जाएगा। तो ये है क्लीवेज साइट आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जब इस क्लीवेज साइट से लगभग -20 आएंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या है, ये है क्लीवेज स्पेसिफिसिटी, पास बोलते हैं इसको, पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं भाई, पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस। यही सीक्वेंस है जो बताएगा कि इसके आगे एडिनाइलेशन होना है। तो देखिए ये क्या है, पहली पोजीशन पे ए है, सेकंड पे ए है, फिर 3U है, फिर A4 A5 A6, है ना। तो AAUAAA ये क्या है, पास है, पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल। एक तरह से कहें तो ये आप जब आप कहीं जाते हैं कोई आइडेंटिटी होती है आपके पास भाई, तो उसी तरह से ये सिग्नल इज वेरी इसेंशियल फॉर पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है ना। इसका रिकॉग्निशन कौन करेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो देखिए जब हमने आपको पढ़ाया तो हमने आपको एक चीज़ बताई शुरू में, वो है पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, है ना, जो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पास को। किसको रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, पास को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो पास में पहले देखिए 2 A1 A2 है, तो उसको जो पूरा कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है उसको कहते हैं CPSF। CPAC है ना, क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन कॉम्प्लेक्स। वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है CPSF और दूसरा है CTSF, है ना। CTSF क्या है, CT, देखिए यहाँ पे CPS क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है ना। दूसरा है जो इसको एक्टिवेट करेगा CPSF का। CPSF अपने में एक्टिव नहीं हो जाएगा तुरंत, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए तो वहाँ पे इस फैक्टर है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, CSTF, ठीक है। तो ये जाके किसको एक्टिवेट करेगा, CPSF को। तो आइए देखते हैं कि CPSF में बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट है। तो देखिए CPSF में जब आप देखेंगे तो CPSF में यहाँ से देखिए ये है आपका WDR33, है ना। फिर है एक प्रोटीन है जिसका 160 किलो डाल्टन की प्रोटीन है, एक है 30, एक है 100, एक है 73, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए जो इसमें 30 डोमेन है ना, आपको जो हमने लिस्ट दी है यूकैरियोट्स की उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, तो आपके लिए आसान होगा, वहीं पे आप लिखते चलिए कि कौन सा प्रोटीन या डोमेन क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये 160 है या जितने भी ये प्रोटीन है, इसमें एक सिग्नल पाया जाता है जिसको बोलते हैं NLS,
हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जिस प्रोटीन के पास होगा उसका ट्रांसपोर्ट है कि वो कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है भाई, न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ W160 जो है, और दूसरा क्या है, ये आपका है 30 और 73 और 100। तो जो 30 है उसके पास होता है RNA बाइंडिंग डोमेन। क्या होता है भाई, RNA बाइंडिंग डोमेन। तो जिस जगह से बाइंड करना है उससे ये बाइंड करेगा। किसके पास है, 30 के पास। लेकिन ये किस जगह पे बाइंड करता है, तो यहाँ पे फोकस करिए आप। तो यहाँ देखिए A1 A2 जो ये सीक्वेंस था पास, इसके A1 A2 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, CPSF30, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो कौन करेगा, U3 और A6 से बाइंड करेगा, WDR33। ये क्या प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिसिटी। और उसके साथ कौन है, CPSF, जो इनको साथ रखेगा, असिस्ट करेगा। और उससे एक प्रोटीन जुड़ी है H-HIP, आप लिस्ट में देखिए तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, बाइंडिंग में हेल्प कर रही है। और 73 क्या है ये भाई, ये स्यूडो इंडोन्यूक्लिएज है ना। और 100 क्या है, 100 का क्या काम है, तो ये जब पॉलीएडिनाइलेशन होगा उसमें ये हेल्प करेगा, है ना, जब पॉलीएडिनाइलेशन होने लगेगा तब। तो ये तो हो गया CPSF कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट छूट गया, वो क्या है, पैप, पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज। अब इसके बारे में आप नोट कर लीजिए वहीं पे जहाँ लिस्ट है आपने बनाई। तो पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज, पहले ये जान लीजिए, जब भी कोई पॉलीमरेज की हम बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे DNA पॉलीमरेज है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक प्राइमर चाहिए या एक टेम्पलेट चाहिए जिसके ऊपर आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप सीक्वेंस के हिसाब से आप ऐड करते हैं। जैसे ये DNA है तो DNA के सीक्वेंस के हिसाब से ही RNA बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये 3 प्राइम एंड पे है, यहाँ पे जो एडिशन होगा वो प्राइमर इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ कोई प्राइमर इनको नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली एडिनिल ग्रुप को ऐड करेंगे 3 प्राइम एंड पे, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फैक्टर्स थे CPSF30, WDR33 और CPSF160, ये क्या है, मेमेलियन पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। कहाँ से क्लीवेज होना है, इस पास को रिकॉग्नाइज करना इनका मूल फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस, क्लीवेज होना तभी तो पॉलीएडिनाइलेशन होगा, क्योंकि यहाँ क्लीवेज होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, तभी यहाँ पे AAA एडिनिल ग्रुप को ऐड किया जाएगा। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन है भाई, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो अगर आप देखेंगे मैमेलियन सिस्टम में, तो आपके पास देखिए, ध्यान से लिस्ट में देखिए, तो आपको CPSF100 मिलेगा जो हम यहाँ पढ़े हैं, है ना। दूसरा मिलेगा आपको CPSF73 ये मिल गया, ठीक है। तो ये लोग क्या है, क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर। लेकिन यहाँ एक प्रोटीन है सिम्प्लेक्सिन, आप देख रहे हैं सिम्प्लेकिन। तो ये सिम्प्लेकिन क्या करता है, जो भी पॉलीमरेज है, इंडोन्यूक्लिएज है और फॉस्फेटेज है, इन सबको एक साथ रखता है। देखिए इसके पास 3 हैंड है ना, इन तीनों को ये एक साथ रखता है। किसको किसको, पॉलीमरेज को, इंडोन्यूक्लियस को और फॉस्फेटेज को, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी प्रोटीन सब कहाँ आ गई भाई, पास जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब जब CSTF CPSF के पास पहुंच गया, तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 100 है, ये सब यूनिट है ना, ये क्या है, क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर। ये अब एक्टिवेट करेगा किसको, किसको करेगा भाई, पैप को, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लीवेज करेगा, क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि क्लीवेज होने के बाद क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा CPSF कॉम्प्लेक्स है जो अभी हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी प्रोटीन है, ठीक है। मोटा मोटा आपको यही याद रखना है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कि ये CPSF है, क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन देखिए RNA में जो ये क्लीवेज साइट थी AC, उससे ऊपर भी एक साइट है GU, है ना।
दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CSTF। CSTF वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होगा भाई? CSTF के द्वारा। और यही इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। किसको? CPSF को। और यहाँ पे कौन है? पैप, दैट बिकम्स एक्टिव। तो ये क्या करेगा? यहाँ देखिए ये क्या है? क्लीवेज साइट है। तो PAP क्या करेगा? ये PAP क्या करेगा भाई? इस जगह पे क्लीवेज करेगा और यहाँ पे 3' OH फ्री हो जाएगा। तो यहाँ दो एंड फ्री हो जाएंगे। जैसे ही ये क्लीवेज होगा देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर एंड छूटेगा तो यहाँ 3' फ्री हो जाएगा और यहाँ 5'। ठीक है ना? और ये पूरा भी इस कॉम्प्लेक्स से RNA पॉलीमरेज से एसोसिएटेड है, लेकिन हमको मतलब है इस एरिया से, है ना? यहाँ पे ये स्पेसिफिक पास है, पास के बगल में आपका CPSF जुड़ेगा और CSTF, क्योंकि CSTF इज रिकॉग्नाइज्ड बाय GU, है ना? तो GU के साथ CSTF जुड़ेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है ना? ये क्या है? CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब क्लीवेज को स्टिमुलेट करेगा तो बेसिकली किसका एक्टिवेशन होगा? पास का। और पास क्या करेगा? क्लीव कर देगा यहाँ पे, जिससे 3' OH यहाँ फ्री हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। तो जैसे ही ये फ्री हो जाएगा, PAP क्लीवेज अब कर चुका भाई, तो क्लीवेज के बाद क्या होगा? एडिनिल ग्रुप को ऐड किया जाएगा। अब ये एडिनिल ग्रुप आएगा कहाँ से? तो जो ATP है, ATP उसमें से AMP को ले लिया जाएगा, यही क्या है? एडिनाइल ग्रुप बनाएगा और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये भाई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। ये तो फंडामेंटल है, ये चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करेगा? पैप क्या करेगा भाई? यहाँ पे AAA यूनिट ऐड कर देगा, लेकिन कितना AA ऐड करेगा? ये भी तो लिमिट होनी चाहिए कि अपने मन का है, क्योंकि सारा A ऐड करने में एडिनिल ATP खर्च हो रहा है। तो ATP खर्च होगा तो क्या सेल का पूरा ATP खर्च कर देगा एक ही RNA को पॉलीएडिनाइलेट करने में? नहीं। देखिए भाई ये इनकी संख्या 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड होगी, ठीक है ना? लेकिन इनकी इस लिमिट को कौन डिसाइड करेगा, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पैप की जो एक्टिविटी है, पैप की एक्टिविटी है वो आप अपनी लिस्ट में देखिए मैमेलियन सिस्टम में, तो CF1B लिखा होगा नीचे क्लीवेज फैक्टर्स में। क्लीवेज फैक्टर्स में CF1B वो क्या करता है? इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन तो एक बात हो गई, उसके साथ साथ एक फैक्टर है जिसका नाम है PAB-PN1। PAB-PN1 जब ये आएगा, ये देखिए इसको, ये बहुत फ्यूरियस टाइप का दिख रहा है ना? तो ये क्या करेगा? PAB-P1 ये क्या करेगा? इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये इस प्रोसेस को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। पॉलीएडिनाइलेशन प्रोसेस अब क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा और आपका ये जो एंड है ये एडिनाइलेट हो जाएगा। इस पर 100 से 250 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे। तो मोटा मोटा हमें क्या याद रखना है यहाँ? तो मोटा मोटा हमें याद रखना है कि यहाँ पे एक क्या होगा? पास साइट होगी, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? CPSF। और उसको कौन एक्टिवेट करेगा? CSTF, है ना? इसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से कौन एक्टिव हो जाएगा? PAP पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज, PAP एक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? क्लीवेज करेगा प्लस पॉली एडिनिल ग्रुप को यहाँ पे ले आके ऐड करता जाएगा। देन इट इज स्टॉप्ड ऑल्सो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन। जब इसको ऐड करेगा तो इसको बोलेंगे एलोंगेशन। और इसके बाद इसकी एक्टिविटी को एलोंगेशन के दौरान कौन रेगुलेट करेगा? CF1B करेगा। लेकिन मेमेलियन सिस्टम में इसका टर्मिनेशन कैसे होगा भाई? हमेशा A तो ऐड होता नहीं रहेगा, तो कौन ऐड करेगा? PAB-PN1। ठीक है? तो UG लेवल पे, आपके लेवल पे इतना कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक है? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।